हेलो हाय, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं तो उसके लिए मैं अब कंटिन्यू रखूँगी और आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं आपको अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल से। तो मैंने लास्ट वीडियो में श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य क्रिया करा दिया था। चैप्टर 17 चल रहा है, क्लास 10 की बुक है। अगर आप देखेंगे सिलेबस उठा के टीजीटी का और पीजीटी का, तो हमारा काफ़ी हद तक यहीं से कवर हो जाएगा। जो हमारा बेस है, मैं आपको बता दूं, ये आपका 9th 10th 11th 12th जो बुक्स हैं इन चारों क्लासेस की, वो आपका लगभग 70% क्वेश्चन कवर करती हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने क्लास 6 से कोई वीडियो बनाई है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड पर लगा कर देखें। आपका बेस बिल्कुल, जो बेसिक है ना, वो बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राकृतिक श्वसन से। तो प्राकृतिक श्वसन में क्या है कि श्वसन की क्रियाएं सामान्य रूप से प्रत्येक जीवित शरीर में स्वतः ही होती हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो हम इस टाइम हम ले रहे हैं, तो अपने आप ही हो रहा है। इधर वायुमंडल में भी अनेक क्रियाओं के कारण ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा विद्यमान रहती है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा रहती है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के सामान्यता अवस्था में पूरी तरह से शुद्ध वायु तथा उसमें उपस्थित ऑक्सीजन मिलती रहती है। यहाँ मैं आपको वीडियो में चार्ट लगा दूंगी, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि वह हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % नाइट्रोजन है, कितने % ऑक्सीजन है और अदर गैसेस कितनी है, ये सब आता है। ठीक है, उसकी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता के कारण ऑक्सीजन की जो आवश्यकता श्वसन के लिए होती है, वह सामान्य रूप से पूरी होती रहती है, यानी कि वो प्रोसेस चलती रहती है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत 2 उपक्रियाएं भी होती हैं। अब इसमें हमें 2 उपक्रियाएं देखने को मिलती हैं। क्या? प्रश्वसन और निश्वसन, यानी कि इनहेल और एक्सेल। प्रश्वसन द्वारा वायु फेफड़ों में भरी जाती है, यानी कि हम अंदर लेंगे, और निश्वसन यानी कि हम बाहर निकाल देंगे। जो कि हम देखते हैं, हम जब योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो इनहेल और एक्सेल की जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो यही है। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहती है, हमारे लंग्स के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। इस क्रिया में शरीर की विभिन्न पेशी, जैसे तंतुपट के रूप में वक्षीय गुहा बनाने वाली पेशियां और पसलियों को फैलाने वाली पेशियां आदि स्वतः ही नियंत्रित रूप से कार्य करती हैं। अब आवश्यकता अनुसार इन क्रियाओं को चलाने के लिए एक जोड़ा श्वसन नियंत्रित केंद्र होता है। ठीक है, जिससे इनके चलते रहना और कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं या अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में अल्प अवधि के लिए श्वसन ऐच्छिक बनाया जाता है। ठीक है, परंतु वह पुनः अपने स्वाभाविक अथवा अनैच्छिक क्रिया वाले रूप में ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार नियंत्रण अनैच्छिक रूप से चलने वाली श्वसन क्रिया ही प्राकृतिक श्वसन है। यानी कि अब आपको सांस लेने के लिए हमें किसी को कहना नहीं है कि आप सांस लो, आप छोड़ो, ये अपने आप ही होती है। ये ऊपर से जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, जो हमारा है, वो हमारा नेचुरली है। और किसी परिस्थितियों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तब हम ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का आपने देखा होगा, तब यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कृत्रिम श्वसन में। वायु के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। आघात या किसी अन्य कारण से प्राकृतिक श्वसन अगर रुक जाती है, मान लो कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया है, बच्चा कोई पानी में डूब गया है, या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा, तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम श्वसन प्रारंभ करके रोगी की बचाया जा सकता है। इस कारण की स्थिति में प्राय जैसे डूबना है, सदमा है, या बिजली से कुछ करंट लग गया है, फांसी देना, या कोई भी विषैले गैस जिससे दम घुटने की लगे कि इससे दम घुट रहा है, या कोई ऐसी मेडिसिन जो कि रिएक्ट कर गई है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरी सहायता से जो है हम कृत्रिम श्वसन दिया जाना चाहिए। ऑक्सीजन के अभाव से शरीर में के तंतु निष्क्रिय होने लगते हैं और तंत्रिका ऊतक तथा हृदय भी ऑक्सीजन के अभाव में कुछ मिनट तक सक्रिय रहता है, और हृदय का जो स्पंदन है, मतलब जो हृदय धड़कना है जिसे हम कहेंगे, वो बंद हो जाने के पश्चात कृत्रिम श्वसन देने से कोई भी लाभ नहीं होगा। कृत्रिम श्वसन तुरंत दिया जाना चाहिए, यानी कि उसे फ़ौरन ही हमें ऑक्सीजन देना है। कृत्रिम श्वसन की क्रिया के उद्देश्य, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, खास करके टीजीटी में, तो आप इसको देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। श्वसन तंत्र के उत्तेजित करना, मतलब इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे दुर्घटना व किसी रोग के कारण श्वसन तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे सक्रिय करने हेतु आवश्यक है। पुनः शुरू करना, जैसे श्वसन मार्ग में रुकावट आ जाने से या श्वास रुक जाने से, धीमा हो जाने से कृत्रिम जो हमें ऑक्सीजन है वो देने का प्रयास करना चाहिए। अब आ जाता है वक्ष स्थल पर दबाव देना। सिल्वेस्टर मेथड, शेफर मेथड और लेबार्ड मेथड। आप इसको अगर देखेंगे, ऐसे ही उठा के PYQ में क्वेश्चन बने हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो वक्ष स्थल है, जो हमारा चेस्ट है, उसके ऊपर वस्त्र उतार दिए जाते हैं, जिससे गर्दन और वक्ष स्थल पर कोई दबाव ना पड़े या ना बने। रोगी को सीधा, यानी कि एकदम, देखिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको स्ट्रेट लिटाया है, और कंधे के नीचे तकिया कोई वस्त्र रख दिया जाता है, देखिए ये। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक रोगी को सिर के पीछे रोगी के और मुंह करके घुटनों के सहारे बैठ जाता है, और यदि कोई सहायक हो तो उसके रोगी को कमर के पास एक बगल में बिठा देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रोगी को जीभ पे बाहर निकालकर मुंह की सफाई कर ली जाती है, मतलब रोगी को जो टंग है उसको निकालकर अच्छे से उसकी सफाई करनी चाहिए। उसके लिए हम कोई हैंकी या फिर अच्छा साफ कपड़ा लेकर जीभ को बाहर की ओर पकड़ के रहते हैं, और कपड़े से पकड़ने में जीभ की छूटकर अंदर जाने की संभावना नहीं रहती। मतलब अगर हम ऐसे ही टंग को पकड़ेंगे तो क्या होगा, वो स्लिप होगी, लेकिन जब आप किसी कपड़े की हेल्प से पकड़ेंगे तो वो अंदर भी नहीं जाएगी। प्राथमिक चिकित्सा समय रोगी के हाथों को कोहनियों से कुछ नीचे कलाई की ओर पकड़कर इस प्रकार अपनी ओर खींचते हैं कि कोहनी उसके सिर के पीछे पृथ्वी को छू जाए। ऐसा करने से फेफड़े फैलते हैं और वायु उनमें क्या होता है, प्रवेश करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि सिल्वेस्टर विधि किस में आती है, कृत्रिम में आती है, नेचुरल में आती है। ठीक है, तो इसके बाद में आ जाते हैं हम अब रोगी के भावों को ऊपर उठाकर कोहनी पर मोड़
कर सामने की ओर वक्ष स्थल पर लिटाया दबाया जाता है। ऐसे करने से फेफड़ों पर क्या होता है कि दबाव पड़ता है। देखिए इस तरह से इसको दबा रहा है, दबाव पड़ता है और उनकी हवा बाहर निकलती है। उक्त विधि में 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस दिलाई जाती है। सूंघने के लिए कोई दवा सुंघाने से भी सांस लेने में सहायता मिलती है। वक्ष स्थल पर भीगे तौलियों से मारने से भी लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद डूबने के कारण घटित हुई घटनाओं में सांस दिलाने के लिए ये विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो डूबने की घटना है या कोई नाम लेकर के बता देंगे कि वो व्यक्ति डूब गया है, तो उसके लिए कौन सी, शेफर्ड है या फिर आपका सिल्वेस्टर है या लेबर है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं शेफर विधि। इस विधि में सर्वप्रथम व्यक्ति के कोट आदि वस्त्र उतार दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी कपड़ा है जो कि टाइट है उसको हटा देना चाहिए। बनियान या वक्ष स्थल के अन्य वस्त्र उतारे नहीं जा सकें तो ढीले कर देने चाहिए और छाती तथा गर्दन पर दबाव देना चाहिए। शेफर्स विधि क्या है कि रोगी को पेट के बल लिटाकर सिर एक करवट की ओर रख दिया जाता है। शेफर के शरीर के को सिर की ओर सीधा फैलाया जाता है। ठीक है, यदि रोगी के मुख में बालू यानी कि मिट्टी चली गई है, बालू चला गया, तो उसकी सफाई कर देनी चाहिए। जब तक रोगी को चिकित्सक उपलब्ध ना हो जाए, मतलब चिकित्सा ना आ जाए, तो प्राथमिक चिकित्सा रोगी को कमर के पास एक घुटने के सहारे बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथों को रोगी की पीठ पसलियों के पास इस प्रकार रखता है कि अंगूठे पीठ के बीच में रीढ़ के ऊपर मिलते हैं और उंगलियां फैली हुई कुछ कंधों की ओर दिखाई देती हैं, जस्ट लाइक ये थंब से, ये देख सकते हैं आप, थंब से प्रेस करना। ठीक है, इसके बाद दोनों हाथों को कड़ा कर आगे की ओर झुकाते हैं। रोगी के पीठ पर दबाव पड़ता है। पीठ पर दबाव पड़ेगा तो फेफड़ों से क्या होगा, हवा निकलेगी। यदि व्यक्ति बेहोश है, मतलब डूबा है और बेहोश है, तो दबाव से फेफड़ों से पानी बाहर निकल जाता है। प्राथमिक चिकित्सा धीरे धीरे उठता है और रोगी को दबाव हट जाता है, परंतु उसके हाथ वहीं पर रहता है। इससे फेफड़ों में वायु भर जाती है। इस प्रकार दबाव डालने से तथा हटाने की क्रिया 1 मिनट में 14 से 15 बार की जाती है। जब रोगी या घायल व्यक्ति सांस धीरे धीरे स्वयं लेने लगता है, ठीक है, वो नॉर्मल होने की स्टेज में आने लगता है, तो कुछ देर तक कृत्रिम श्वास विधि श्वास दी जाती है। मतलब कृत्रिम से हम उसको श्वास दे सकते हैं। धीरे धीरे सांस जो है वो स्वयं ही सामान्य हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और थोड़ी थोड़ी देर पश्चात निरीक्षण किया जाता है कि कहीं सांस रुक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से देखा जाता है। और नौसादा वो चूना मिलाकर रोगी को सूंघने के लिए दी जाता है। रोगी को छींक आकर श्वास बढ़ने लगेगा, मतलब जब उसको छींक आएगी तो क्या होगा, श्वास बढ़ने लगेगा। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि नौसादा चूना हम रोगी को सुंघाते हैं तो इससे क्या होता है कि श्वास बढ़ने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लाबॉर्ड विधि। ये अमेरिकन विधि है। सबसे पहली बात, अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमेरिकन विधि कौन सी है। ठीक है, तो यह है लाबॉर्ड। इसमें घायल तथा मूर्छित व्यक्ति यानी कि जो बेहोश है, मुंह खोलकर कोई कड़ी वस्तु, चम्मच आदि दांतों के बीच लगा देते हैं, जीभ की सफाई करके कपड़े से और बार बार छोड़ देते हैं। इस प्रकार कभी कभी सांस आने लगती है। दांतों के बीच कड़ी वस्तु लगाने का कारण क्या है कि जीभ दांतों के बीच आकर कट ना जाए। ठीक है, कट जाती है अक्सर। तो क्या ये विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जबकि रोगी किसी अन्य विधि द्वारा सांस ना दिलाया जा सके। क्या होता है कि उसकी पसलियाँ, छाती की हड्डी टूट गई है, कोई उसके साथ इंजरी हो गई है। ठीक है, इस प्रकार कृत्रिम विधि द्वारा मानव को पुनः जीवन दान दिया जाता है। ये स्थिति नियंत्रण में ना आए तो डॉक्टर से फौरन ही हमें दिखाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि मुंह द्वारा कृत्रिम श्वास दिलाना। रोगी के पीठ के बल बिठाकर कंधों के नीचे तकिया लगाएं, ठोड़ी के ऊपर की ओर उठाएं, नाक दबाकर मुँह में अपनी श्वास जोर जोर से छोड़ें। ठीक है, इसलिए दूसरा उपाय उत्तम होगा वह ये कि एक नली का थोड़ा सिरा मुंह में और होंठ में भली भांति दबाकर हाथ से बंद कर दें। नली के दूसरे सिरे से मुंह में फूंक डालकर हवा भरें। यदि मुंह में चोट हो तो ये क्रिया नाक से करें। अगर माउथ में कोई किसी कारणवश चोट है तो ये हमें विधि किससे करनी है, नाक से। देखिए ये आए हैं और यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही एज इट इज रखे हुए हैं, तो इनको हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार आया है ना। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से। तो जो हमारा पेपर होता है लगभग उसमें 10 से 30 के बीच में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो हमें उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब बात मैं करने जा रही थी कि इस बार जैसे कि जिन लोगों ने LT का और GIC का भी फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें हमारा जो मेंस है ना, मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब मेन एग्ज़ाम्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, तो हमें उसको लिखना है। रिटर्न के फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा, उसको एक्सप्लेनेशन उसका देना होता है। कुछ अंक जो है वो मतलब इतने हमें शब्दों में उसको करना है। तो अब हमें ये आ जाता है कि हम वो कहाँ से करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, बट हमें जो कंटेंट लिखना है वो बहुत सटीक लिखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको कंटिन्यू रहूँगी और मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूँगी, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, बस आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए वही फ़ीस है। तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा, देखिएगा। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही प्रोटीन पर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आती हूँ। एक ही पेपर में आपको प्रोटीन से जुड़ा सभी कंटेंट मिल जाएगा जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कौन सा टॉपिक आपको चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।